नमस्कार, प्रभा साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम मन से हेल्दी में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम डिप्रेशन जैसे बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। डिप्रेशन आज एक ऐसी समस्या हो गई है जो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर व्यक्ति को जकड़ लेती है। डिप्रेशन कई तरह का होता है जिससे खुद पीड़ित भी वाकिफ नहीं होता। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं जिससे वो खुद भी अनजान रहता है। वैसे ये बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी को नज़रअंदाज ना किया जाए और सही समय पर इसका इलाज किया जाए। आज हमारे साथ डिप्रेशन जैसे बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद है डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल, जो कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हैं। उनके पास सामान्य मनोचिकित्सा, नशा मुक्ति मनोचिकित्सा और प्रेरक कार्य सहित कई मानसिक स्वास्थ्य विषयों में विशेषज्ञता है। हमारे शो मन से हेल्दी में इससे पहले हम डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल से डिप्रेशन क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं उस पे बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो एपिसोड ज़रूर देखें। हमारे आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है और ऐसे सिचुएशन में वो ऐसे खुद को कैसे डील कर सकता है। अगर आसपास आपके भी कोई व्यक्ति है जो डिप्रेस्ड है तो उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, आज के एपिसोड में हम डिप्रेशन से जुड़े कई पहलुओं पर बात करेंगे डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल से। मैम, मेरा आपसे आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि हम डिप्रेशन जैसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर कोई इंसान डिप्रेशन से अफेक्टेड है तो इससे डील करने के लिए वो क्या कर सकता है? और जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इस डिप्रेशन से डील करने में किसी भी अफेक्टेड व्यक्ति की कैसे हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन रितिका। देखिए, पहले तो डिप्रेशन से अगर कोई ग्रसित है तो फर्स्ट स्टेप होता है उसका रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की। पता लगाना कि वो डिप्रेस्ड है। तो उसके लिए अगर उसने खुद से असेस किया है खुद को, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, अगर उसके थ्रू उसने सिम्टम्स के थ्रू उसने अपने आप को खुद को डायग्नोज किया है कि हो सकता है मुझे डिप्रेशन हो, तो फर्स्ट स्टेप है किसी प्रोफेशनल से बात करना या अपने डॉक्टर से बात करना, ये जानने के लिए कि उनको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड ही हैं या और भी कुछ है जिसकी वजह से वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम राइट डायग्नोसिस कर सकें कि जो भी उनमें बदलाव आए हैं वो डिप्रेशन के चलते आए हैं। सिमिलरली फॉर द फैमिली मेंबर्स, अगर उन्हें शक है कि उनके फैमिली का कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है और उन्होंने उसमें वो जो ऑब्जर्व किए हैं चेंजेस, वो उनको लगता है कि वो उससे रिलेटेड है, तो उनसे बात करने के बाद किसी प्रोफेशनल से जाके बात करना और डायग्नोसिस को कंफर्म करना, दैट जी। इज फर्स्ट। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। नाउ डिप्रेशन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कोई कितना सिवियरिटी डिप्रेशन का एक्सपीरियंस कर रहा है, या तो माइल्ड या मॉडरेट या सिवियर सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहाँ तक माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स का सवाल है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं घर में जिनसे उनको थोड़ा आराम मिले। अभी ये क्या चीज़ें हो सकती है, ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूटीन को मेंटेन करना। घर में जो उनका सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, अलग अलग चीज़ें करने का टाइम है, अगर वो एक रूटीन मेंटेन करें तो वो बहुत एक अहम रोल प्ले करता है उनके लाइफ को थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए और डिप्रेशन में उनकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है, जब किसी को डिप्रेशन होता है तो उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन और एक उनमें एक्सपीरियंस करते हैं कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है, वो काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो पहला उसके चलते क्या होता है, उनका रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो उस रूटीन को वापस लाना, उस ट्रेन को वापस से पटरी पे लाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी नुमा जो उनकी गाड़ी उतर गई है पटरी से, तो उसके लिए उनके लिए रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम वो जो कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना। जब हम यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 15-20 मिनट थोड़ा सा घूम ले, हल्के इंटेंसिटी पे नहीं। कम से कम 3 से 5 बार आधा से 1 घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट की बात मैं कर रही हूँ, एक्सरसाइज की। और हमारे पास ये एविडेंस है कि अगर कोई ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में हफ्ते में एक्सरसाइज करता है तो उसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे होता है और वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। तीसरी चीज़ जो वो कर सकते हैं वो है अपने खान पान का ख्याल रखना।
और हेल्दी खाना, बाहर से कम खाएँगे तो बेहतर ही होगा। और दूसरा, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फूड होते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच फूड्स होते हैं, मछलियाँ, सैल्मन, या फिर फोलिक एसिड में रिच फूड्स होते हैं जैसे कि स्पिनच, पालक, या आजकल एवोकाडो भी काफ़ी लोग खाने लग गए हैं। तो इस तरीके जी। का खान-पान नेचुरल होम कुक्ड फूड वो भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। बट इसके अलावा जहाँ तक प्रोफ़ेशनल ट्रीटमेंट का सवाल है, उस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे आएँगे। वो तो आप, अगर आप जाके प्रोफ़ेशनल से बात करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि ऑफ़र किए जा सकते हैं डिप्रेशन में। सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है मैम वो ये है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और इसे ठीक करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स जो है वो कोई भी अफेक्टेड पर्सन ले सकता है? और क्या डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई होम रेमेडीज़ भी होती हैं? ये जो आपने दूसरा सवाल पूछा है, ये मेरे मेरे पहले सवाल के उत्तर से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक होम रेमेडीज़ का सवाल है, ऐसा कोई दादी माँ का नुस्खा नहीं है जिससे कि हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। अम, कोई काढ़ा या कोई ऐसी घर की बनी हुई दवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बता सकूँ या रिकमेंड कर सकूँ व्यूअर्स को। पर हैविंग सेड दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं घर पे, जिससे कि हमें अपने डिप्रेशन में आराम का काफ़ी मदद मिल सकती है। और इनमें से 2 या 3 चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर ली है उसके बारे में। एक मैंने जी। बोला है स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज़, दूसरा मैंने बोला है एक रूटीन मेंटेन करना, सोने का समय, जगने का समय, दिन में वो क्या काम कर रहे हैं वो उसका हर तरीके से एक अच्छा टाइम टेबल के अनुसार काम करना, ताकि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर रहे और आपको पता हो किस टाइम पे क्या करना है। नाउ ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये लॉजिकल वे है जीने का और हम सबको रेकमेंड करते हैं। देयर इज़ एविडेंस कि अगर हम अपनी लाइफ में ये स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करें और एक्टिविटी शेड्यूलिंग करें तो उसका उसकी हेल्प हमें डिप्रेशन में होती है। तीसरी चीज़ जो हम लोग बहुत मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ लोगों को, वो होता है सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन नाम की एक क्रिया होती है, जिसमें हम मांसपेशियों को ग्रेजुअली ऊपर से नीचे जितने भी हमारी मसल्स हैं उनको हम प्रोग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और उससे हमें आराम मिलता है। नाउ ये जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेथड है ये फ्रीली अवेलेबल है। मैं आपके साथ यूट्यूब का एक लिंक शेयर करूँगी जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो जाके ये देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अगर वो इस तरीके की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे सोने के पहले 15 मिनट निकाल के करें, तो उनकी नींद की क्वालिटी भी बेटर होगी और उससे उन्हें जो घबराहट और चिंता और जो भी वो महसूस कर रहे हैं डिप्रेशन के चलते, उसमें भी काफ़ी आराम लगेगा। चौथी चीज़ जो आजकल काफ़ी लोग जिसकी हेल्प भी ले रहे हैं बिकॉज़ हमारे कंट्री में लिटरेसी लेवल भी बढ़ गया है, अवेयरनेस भी थोड़ी बढ़ती जा रही है, वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। काफ़ी लोग जी। जाके अगर वो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो जाके ऑनलाइन कोशिश करते हैं कि अपने आप से कुछ हेल्प सेल्फ हेल्प बुक्स ढूँढें या कुछ वर्कशीट्स ढूँढें या कुछ इसके बारे में खुद से अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। ना यहाँ पे एक बात ये जानना ज़रूरी है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में काफ़ी बार सेल्फ गाइडेड हेल्प बुक्स जो होती हैं वो हेल्पफुल हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी प्रोफेशनल को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं ताकि आप निराश ना हो कि अगर कुछ हेल्प नहीं कर रहा है सेल्फ हेल्प बुक्स में से आप कुछ पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास प्रोफेशनल गाइडेंस है, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई और तरीका है उससे डील करने का। तो ये एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग करते हैं और वर्कशीट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो वो यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट आई थिंक वन ऑफ द अदर थिंग्स जो हम थेरेपी में यूज़ करते हैं वो है वो उसके बारे में हम आई थिंक आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जहाँ तक खुद से जो चीज़ें कर सकते हैं उनमें ये सारे मेजर्स आते हैं। मैम आपने सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करी है, तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है और हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो इंटरनेट पे जाकर के पढ़ लेते हैं और उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें 100% अफेक्टेड पर्सन को फ़ायदा कर सकती हैं या इस पे ट्रस्ट करना जो है वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि हमें नुकसान भी हो सकता है। कई सारी दूसरी डिज़ीज़ेज़ का अगर एग्ज़ाम्पल लें तो पेशेंट्स को नुकसान हो जाता है।
तो क्या डिप्रेशन में भी सारी चीज़ें 100% इफ़ेक्टेड होती हैं या डॉक्टर से डायग्नोज़ करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर सेल्फ हेल्प बुक, आप कोई स्टैंडर्ड सेल्फ हेल्प बुक यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत लोगों ने यूज़ की है, आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है या किसी जानकार ने रिकमेंड की है, जिन्होंने खुद यूज़ की है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पर कुछ भी इंफॉर्मेशन जाके इंटरनेट पे कुछ भी खोज करना विदाउट नोइंग कि ये कितना एविडेंस बेस्ड है, इसमें कितना साइंटिफिक ट्रूथ है, आप हर चीज़ को अगर बिलीव कर लेंगे तो बहुत भारी इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिथ हैं, जो लोगों के अपने ख्याल हैं, अनफिल्टर्ड चीज़ें लोग ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं और उसमें कुछ रेगुलेशन नहीं होता है और बहुत सारे लोग उस पे जाके बिलीव कर लेते हैं। तो वो मिथ्स को प्रोपेगेट करते हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो अगर आप पढ़ भी रहे हैं, आप जानकारी कलेक्ट भी कर रहे हैं ऑनलाइन जाके, जो कि आज एक ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। अगर मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस होता है तो मैं पहली चीज़ करूँगी कि मैं ऑनलाइन जाके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूँगी। तो हम लोग नेगेट नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है। पर मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी सारे व्यूअर्स को कि जो भी वो ऑनलाइन जानकारी कलेक्ट करें, वो मेक श्योर करें कि अगर कोई जानकार व्यक्ति है जो उस जानकारी को वेरीफाई कर सकता है, कोई प्रोफेशनल है जिससे जिनके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर अप्लाइंग इट टू देमसेल्व्स। अपने आप पे अप्लाई करने के पहले वो ये सारी चीज़ें करें, मेक श्योर कि जो उनके पास जानकारी है वो एक्यूरेट है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो किसी भी चीज़ पे बिलीव करना इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल और उसका नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। मैम एक चीज़ और होती है कि डिप्रेशन से जो अफ़ेक्टेड पर्सन होता है, वो ये कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि उसे कौन-सी बात ट्रिगर कर रही है या कौन-सी बात से उसको जो डिप्रेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है टाइम टू टाइम? देखिए, एक एक बात इम्पोर्टेंट ये भी है डिप्रेशन में कि डिप्रेशन में हमारी जो थ्रेशोल्ड होती है, जिस जो डिस्कम्फर्ट की थ्रेशोल्ड है हमारी, वो कम हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले बहुत सारी चीज़ें थी वो आराम से अपनी ज़िंदगी में झेल पा रही हूँ, वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। अगर मैं डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हूँ, तो छोटी-छोटी बातें भी मुझे तकलीफ़ दे सकती हैं और मुझे ऐसा लग सकता है कि ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि मैं एक तरह से वर्ल्ड को एक ब्लैक टिंटेड या डार्क टिंटेड ग्लासेस के थ्रू देख रही हूँ। मेरी सोच मुझे जो भी मेरे आसपास हो रहा है उसको ठीक से असेस नहीं करने दे रही है और मुझे नेगेटिव विचारों के चलते सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो जब अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रिगर, हम उसको ट्रिगर कह सकते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि मुझे तो हर चीज़ से तकलीफ हो रही है, छोटी-छोटी बातें भी मुझे तकलीफ दे रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो असल ज़िंदगी में वो मेरे डिप्रेशन का कॉज़ हो या वो डिप्रेशन को ट्रिगर किया हो उन्होंने। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जब मैं चालू हुआ था डिप्रेशन, उस टाइम हो सकता है कि क्लस्टर ऑफ इवेंट्स मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी थी, क्योंकि मैं वल्नरेबल हूँ इसलिए मुझे डिप्रेशन का एपिसोड उस टाइम एक्सपीरियंस हुआ उन घटनाओं के चलते। तो जी। अगर आप इसको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, तो कि अगर इसमें से कोई घटनाएँ ऐसी हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं या जी। जिनके बारे में हम बात करके उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी हाँ, आप कीजिए। पर ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आपकी मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ मतभेद को रिज़ॉल्व कर सकें, बिकॉज़ आपकी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है, तो उसमें पढ़ने से अच्छा है, पहले आप अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, पहले आप अपने लिए जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने या प्रोफ़ेशनल ने बताया है, वो करें और उसके बाद ये मतभेद को रिज़ॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है और ट्रिगर्स को आइडेंटिफ़ाई करने से अच्छा है कि आप पॉज़िटिव चीज़ें, जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स है जो आप कर सकते हैं, उसको आप ध्यान में रख के उस पे फ़ोकस करें रादर देन उस टाइम आप डिटेक्टिव बन के कि क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है या फिर मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है उस टाइम पे। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं देखने के कि हम उससे कैसे बाहर आएँ। बिल्कुल मैम, मतलब अगर हम अपना पॉज़िटिव देखें तो शायद ज़्यादा बेटर होगा।
इसके अलावा क्या इफ़ेक्टेड पर्सन खुद भी अपनी कंडीशन को देखकर अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस ला सकता है या कुछ प्रिकॉशंस ले सकता है और उसकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा सीरियस ना हो? अच्छा, तो आपका मतलब है अगर किसी को ऑलरेडी डिप्रेशन है, तो जी, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी कंडीशन में उनको मदद मिले, आगे दोबारा अनदर डिप्रेसिव एपिसोड ना हो और उनकी सिवियरिटी भी ना बढ़े। तो आई वुड एग्ज़ैक्टली। सजेस्ट कि जो हमने अभी मेजर्स डिस्कस किए हैं, सेल्फ हेल्प मेजर्स, वो तो उनको करना ही चाहिए। रूटीन मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना-पीना, रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़। इन एडिशन टू दैट जहाँ तक हम ट्रीटमेंट की बात करें डिप्रेशन में हम लोग 2 तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं जिनको डिप्रेशन होता है। एक तो हम देते हैं टैबलेट्स देते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन और दूसरा हम लोग देते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं डिप्रेशन के लिए सबसे कॉमन जो फॉर्म है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम लोग डिप्रेशन में क्या होता है काफ़ी बार हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं जो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो कॉग्निटिव पार्ट है उसमें ये नेगेटिव विचारों को एड्रेस किया जाता है और जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स है वो उसमें उनके जो बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज सजेस्ट किए जाते हैं जैसे कि वही रूटीन मेंटेन करना, कुछ फन एक्टिविटीज प्लान करना और ये सब। इसका बेसिस क्या है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का? जो हम सोचते हैं वो और जो हम महसूस करते हैं और जो हम काम करते हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा मैं सोचूँगी, वैसा मैं महसूस करूँगी। अगर मैं हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचूँगी, तो चांसेस है कि मैं बहुत ही नेगेटिव फ़ील करूँगी। मेरे इमोशंस आर कनेक्टेड टू हाउ एंड व्हाट आई एम थिंकिंग। ऑल्सो जो मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं फन एक्टिविटी कर रही हूँ, तो वो भी मुझे पॉज़िटिव महसूस करा सकती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो उसका बेसिस है कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच और हम जो कर रहे हैं हमारे काम आपस में तीनों जुड़े हुए हैं और अगर इनमें से हम दो चीज़ें मॉडिफाई करें तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होगी। तो ये बेसिस है। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मेडिकेशंस एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन जो व्यक्ति है वो क्या उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहा है उसके ऊपर। अगर कोई डिप्रेशन से अफेक्टेड है पर्सन तो क्या वो खुद से दवाइयाँ ले सकता है और इलाज अपना जो है वो स्टार्ट कर सकता है? जैसे हमने बोला कि इंटरनेट की दुनिया है तो लोग वक़्त बहुत सारा सर्च कर लेते हैं या अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसा करने से वो कैसे खुद को रोक सकता है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर एट द सेम टाइम डेंजरस क्वेश्चन है रितिका, बिकॉज आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज एनी ऑफ द व्यूअर्स टू यूज मेडिकेशंस अगेंस्ट यूजिंग मेडिकेशंस ऑन देयर ओन। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन है वो आप अपने आप से मत लीजिए, क्योंकि ये सारे बहुत ही हेविली, एक तो हेविली रेगुलेटेड मेडिकेशन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी केमिस्ट उन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिकेशंस देगा, पहली बात है। और ऑनलाइन भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलते हैं। तो जी। पहले उनको उनके लिए मिलना ही मुश्किल है, पर अगर किसी तरीके से उनको मिल भी गए हैं, तो आप प्लीज़ ये अपने आप से मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये अंडर मॉनिटरिंग यूज़ किए जाते हैं, आपके सिम्पटम्स को ध्यान में रखते हुए। और अगर आपको कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये मेडिकेशंस यूज़ करने होते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ आपने इंटरनेट पे फॉर एग्जांपल पढ़ लिया है कि फ्लूऑक्सिटीन नाम की मेडिकेशन सारे डिप्रेसिव सिम्पटम्स भगा सकती है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ना तो आपने किसी प्रोफेशनल को दिखाया है, ना आपको पूरी तरीके से जानकारी है कि आपको डिप्रेशन ही है, आपने खुद को ही डायग्नोज़ कर लिया है और उसके बाद आप जो है खुद से ही मेडिकेशन ले रहे हैं। तो ये बहुत सारे लेवल्स पे बहुत ही गलत है। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। डिप्रेशन को अगर कोई अफेक्टेड पर्सन नज़रअंदाज करता है तो क्या इसको अवॉइड करने से ये खत्म हो जाता है? और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो पेशेंट की जो सिचुएशन है वो कितनी सीवियर हो सकती है या इम्प्रूवमेंट भी उसमें हो सकती है? देखिए, मैंने लास्ट टाइम इस बात का थोड़ा-सा जवाब दिया था। अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि
ऑल्दो डिप्रेसिव एपिसोड एक टाइम बाउंड इलनेस है, मतलब वो एक एपिसोड टाइम बाउंड रहता है। बिल्कुल काफ़ी हाँ। बार अगर हम डिप्रेशन का इलाज नहीं करें तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन सिवियर हो सकता है। सिवियर डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मरने के विचार भी आने लग जा सकते हैं, और बहुत ही ऑब्वियसली जो उनका डिसरप्शन ऑफ लाइफ है वो तो हो ही रहा है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं अगर सिम्टम्स इतने बढ़ गए हैं तो ये सब हो सकता है। काफ़ी बार ऑब्वियसली वो अगर आप नहीं भी ट्रीट करेंगे तो वो रेमिट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चलता ही जाएगा डिप्रेशन और कभी ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कि वो धीरे-धीरे करके सिम्पटम्स ख़त्म हो जाएँ। पर जितना टाइम आपने वो सिम्पटम्स एक्सपीरियंस किए हैं, उतना टाइम आपका जो लाइफ़ में तकलीफ़ हुई है, एक वो उसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है, आप अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो कोई आपको मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, कोई ये नहीं देख रहा है कि किस डायरेक्शन में आपके सिम्पटम्स जा रहे हैं। तो जी एक तरीके से आप जुआ खेल रहे हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हुआ, हम नहीं ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा, अपनी ज़िंदगी के साथ आप ये खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं और अपनी आप ज़िंदगी ठीक से नहीं गुज़र रही है उसकी वजह से, तो प्लीज़ सीक हेल्प। आप किसी से जाके इसके बारे में बात कीजिए और हेल्प लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसका कोर्स आगे कैसे होने वाला है। आपको नहीं पता है कि वो बढ़ने वाला है या वो चला जाएगा। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे इस बात को। तो आप प्लीज़ उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। मैम एक चीज़ ये भी होती है कि डिप्रेशन में जो अफेक्टेड पर्सन होता है, वो मेडिसिन लेता है और डॉक्टर की उसे क्या हर वक़्त ज़रूरत होती है और कई बार वो हम देखते हैं कि कोई डिप्रेस्ड अफेक्टेड पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो क्या ये जो सिचुएशन है मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की, ये सही होती है या इंसान को सेल्फ हेल्प अपनी करती रहनी चाहिए? वो सिचुएशन ज़्यादा बेटर होती है? जो डिप्रेशन की मेडिकेशंस होते हैं, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे, डॉक्टर पे डिपेंडेंसी या मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी। एग्ज़ैक्टली। देखिए, जब हम किसी को ट्रीटमेंट पे चालू करते हैं डिप्रेशन के लिए और कुछ मेडिकेशंस देते हैं, पहली बात हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, उसका डिपेंडेंस कॉज़िंग इफ़ेक्ट नहीं होता है। उससे किसी को डिपेंडेंस नहीं होता है। वो जो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन होते हैं, वो हम चालू करते हैं अक्यूट फ़ेज़ के लिए, जब बहुत ज़्यादा किसी को डिप्रेसिव सिम्पटम्स होते हैं उसके लिए, ताकि उनके डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम हो जाएँ, कंट्रोल में आ जाएँ और वो अपना लाइफ़ कंटिन्यू कर सकें। ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि 6 से 9 हफ्ते में डिप्रेशन के सिम्पटम्स बिल्कुल कंट्रोल में आ गए, वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। अब वो बोलते हैं डॉक्टर के पास जाके कि अभी हमें ये मेडिकेशन बंद करनी है। पर डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी हम ये मेडिकेशन नहीं बंद करेंगे, आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर वो उस टाइम पे जो डिप्रेशन की मेडिकेशन कंटिन्यू कर रहा है, वो जी, इसलिए कर रहा है ताकि वो सिम्पटम्स वापस ना आ जाए। उनको ठीक है। रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए उस टाइम पे वो चालू रखना है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो पहले डिप्रेशन के एपिसोड के बाद 40% लोग पहले 2 साल में दोबारा से डिप्रेशन का एपिसोड एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर ये रेट इतना हाई है, इतने सारे लोग दोबारा से डिप्रेशन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं एपिसोड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर जो है वो कंटिन्यू करता है। और 6 महीने के बाद तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन दोबारा आने के। इसलिए अगर वो लो रिस्क पेशेंट है जिसमें पहले कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, फर्स्ट एपिसोड है, तो ज़्यादा करके डॉक्टर कम से कम 6 से 9 महीने आफ्टर फुल रिमिशन, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आप में डिप्रेशन का कोई सिम्पटम नहीं है, फिर भी 6 से 9 महीने वो कंटिन्यू करेगा डिप्रेशन की ट्रीटमेंट, टैबलेट्स। इसलिए नहीं क्योंकि आप डिपेंडेंट हो गए हैं उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से आपको डिप्रेशन का एपिसोड आ जाए। फिर वो धीरे-धीरे करके डोज़ कम करके वो बंद कर देते हैं। ऐसे ही बाकी सिचुएशंस में डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ द पेशेंट, कि कितनी बार उनको डिप्रेशन का एपिसोड हुआ है, जब उन्हें डिप्रेशन हुआ था तो उसकी सिवियरिटी क्या थी, उसमें किस तरीके के सिम्पटम्स थे, बहुत सारी चीज़ों पे ये बात निर्भर करती है कि कितने समय तक आपकी मेडिसिन चालू की हैं डॉक्टर ने। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो डिप्रेशन की पर से मेडिकेशंस होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, उनसे डिपेंडेंस नहीं होती। जहाँ तक सवाल है डॉक्टर पे डिपेंडेंस होने का, नाउ क्या होता है कि शुरू में जब मैंने किसी को देखना चालू किया,
तो शुरू के अक्यूट ट्रीटमेंट में चांसेस हैं कि आपके डॉक्टर आपको हर हफ्ते एक बार मिलना चाहिए। क्यों? हुँ। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा है, मेडिकेशन जो आपने चालू की है उसका रिस्पॉन्स तो आ रहा है। कई बार मेडिकेशन चालू करने के बाद कुछ तरीके के विचार लोगों में आने लग जाते हैं, वो तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब असेस करने के लिए मेरा आपसे मिलना ज़रूरी है, अक्यूट हुँ। फ़ेज़ में, जब आप अक्यूटली अनवेल हैं। बट धीरे-धीरे करके मैं क्या करूँगी, हफ्ते-हफ्ते बुलाया, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा आने लग गया, आप सेटल हो गए, तो मैं धीरे-धीरे करके आपको 2 हफ्ते में बुलाऊँगी और चांसेस हैं उसके बाद महीना, 3 महीना ऐसे करके फ्रीक्वेंसी को मैं कम करती जाऊँगी। कितनी बार मुझे देखना है पेशेंट को उस हिसाब से। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर नॉट ओनली टॉलरेटिंग द मेडिकेशन बट आपका इन जनरल आपके सिम्पटम्स कितना रेमिशन में जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसमें डिपेंडेंस की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर की। अगर मेरे को अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है तो मुझे पोस्ट ऑप फ़ॉलो-अप के लिए जाना ही पड़ता है, या मुझे सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम भी अगर मैंने एक बार दवाई ली तो फिर मैं दोबारा फ़ॉलो-अप के लिए जाऊँगी दिखाने के लिए कि कैसे सिम्पटम्स कैसे हैं। वो तो आपको किसी भी बीमारी के लिए अगर आप डॉक्टर को दिखाएँगे, तो वो फ़ॉलो-अप तो करेगा कि मैंने ये दवाई दी है, आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बस उतना ही है। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट सो फार रिmoved फ्रॉम फिज़िकल हेल्थ एंड इट इज़ हाई टाइम कि हम इसको एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखना बंद करें कि इससे हर तरीके की डिपेंडेंस हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर सिर्फ वही कर रहा है जो ज़रूरत है, जो फ़ॉलो-अप में देखना चाह रहा है वो। अगर हमने टॉकिंग थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी अगर हमने प्रिस्क्राइब की है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसका भी आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो इसलिए मैं पेशेंट को फ़ॉलो-अप करती हूँ। एक चीज़ और होती है मैम कि डिप्रेशन में जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, क्या कई बारी पेशेंट्स पे उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है? या फिर अगर एक रेगुलर टाइम तक लेते रहें अगर वो लोग मेडिसिन्स, तो क्या वो एडिक्टिव हो सकते हैं मेडिसिन्स को लेकर के, कि रात को हमें ये दवाई खानी है, तो इसके बाद में हमें फिर अच्छा फ़ील होगा या नींद आएगी, या कई बारी हम सोचते हैं कि पॉज़िटिव हो जाते हैं कि हाँ, दवाई खा ली तो अब हमारे साथ अच्छा होगा। कुछ ऐसे बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं पेशेंट्स में? देखिए मैंने इस क्वेश्चन का थोड़ा-सा जवाब पहले वाले आंसर में भी दिया था। दिया था, जी जो बिल्कुल। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस होते हैं वो एडिक्टिंग नहीं होते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट जब वो लेते हैं तो उन्हें खुद में बेहतर महसूस होता है, और वो तो मेडिकेशन का रोल ही है। एंटी डिप्रेसेंट्स हम दे ही रहे हैं ताकि उनका डिप्रेशन रेमिट हो जाए, उनके डिप्रेसिव सिम्पटम्स कम हो जाएँ। तो अगर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और अगर डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया है कि इतने समय तक उनको लेनी है और वो लेके अच्छा महसूस करके काम कर रहे हैं, तो उसको एडिक्शन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। हमने ट्रीटमेंट दिया, उसका अच्छा रिस्पॉन्स हुआ और वो अब काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बुखार है और आप दवाई लेते हैं और बुखार उतर गया, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि बुखार उतर गया इसका मतलब मैं बुखार की दवाई पे डिपेंडेंट हूँ। आप ये बोलते हैं दवाई ने काम किया है ना? जी, तो जी, इसके जी। सिम्पटम्स ही ये है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, और अगर वो दवाई मुझे अच्छा महसूस करा रही है, तो वो दवाई का एक्शन है। ये मतलब नहीं है उसका कि मैं उसकी एडिक्ट हो गई हूँ। तो एक बात ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि डिप्रेशन की मेडिकेशंस के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाँ, वो होते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही डिप्रेशन के मेडिकेशंस के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब डॉक्टर आपको डिप्रेशन की मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, तब वो लोग क्या देखते हैं, रिस्क और बेनिफिट रेशियो असेस करते हैं। फॉर ओके। एग्जाम्पल इस व्यक्ति में क्या चांसेस हैं कि वो क्या साइड इफेक्ट्स उस मेडिकेशन से क्या साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, उससे उनको क्या तकलीफ होगी, और जो उनके सिम्टम्स हैं उससे उनको क्या तकलीफ हो रही है। और अगर सिम्टम्स से होने वाली तकलीफ साइड इफेक्ट से होने वाली तकलीफ से बहुत ज़्यादा है, तो हम वो डिप्रेशन की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो ओके। साइड इफेक्ट्स होते हैं ये माइनर होते हैं और ट्रांजिएंट होते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि किसी को थोड़ा सर दर्द हो गया, किसी को थोड़ा पेट में खराबी हो गई। मैं आपको जनरली अम्ब्रेला बता रही हूँ। हर मेडिकेशन का अलग साइड इफेक्ट हो सकता है, जो कि आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जो भी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको। लेकिन मैं जनरली आपको एग्जांपल देख के बता रही हूँ। तो इतने कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, या अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, या फिर डिफरेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं,
डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मेडिकेशन वी यूज फॉर फिजिकल हेल्थ रीजंस। अगर मेरे को डायबिटीज़ है या मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो भी तो मैं दवाई लेती हूँ। जो मैं दवाइयाँ लेती हूँ उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इन दवाइयों से होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स में इतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता है कि आप जो है घबरा के दवाइयाँ ना लें। उतने सिंपल ट्रांजिएंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो क्या वो मेडिसिन के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? और यूजुअली कितने टाइम तक एक पेशेंट को जो है मेडिसिन का कोर्स है वो लेना होता है? रितिका, मैं एक आपका सेंटेंस को मॉडिफाई करूंगी यहाँ पे। डिप्रेशन के लिए दवाई लेना हमेशा पॉजिटिव होता है ऐसा नहीं है। ओके। डिप्रेशन के लिए अगर आप सुपरविजन में मेडिसिन ले रहे हैं प्रिस्क्राइब बाय अ प्रोफेशनल जब आपको उसकी ज़रूरत है तो पॉजिटिव होता है। आप अपने आप से मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और आप हमेशा जब भी प्रोफेशनल से भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि उस टाइम पे उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है और वो कितना टाइम तक चालू रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान पूछने के लिए। जस्ट बिकॉज ये अम्ब्रेला स्टेटमेंट्स से ज़्यादा नुकसान होता है कि हर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक समय पर किसी चीज़ की कितनी यूज़फुलनेस है मेरे लिए, यूटिलिटी है, वो मेरे लिए जानना ज़रूरी है। और उस टाइम पे अगर उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट से ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी इन दैट पॉइंट इन टाइम। या सो आपने पूछा कि कितना टाइम किसी को मेडिकेशन लेना पड़ेगा और वो क्या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। जब हमारे अक्यूट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन रेमिट हो गए, कम हो गए, 50% से नीचे चले गए, तो मैं अपनी ऑब्वियसली धीरे धीरे करके मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकती हूँ। और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में अगर मैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ले रही हूँ और डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन ताकि मुझे दोबारा से डिप्रेशन ना हो, उस दौरान मैं डेफिनेटली डिप्रेशन की दवाई लेते हुए बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती हूँ। उस टाइम पे वो जो डिप्रेशन की मेडिकेशन है इट एक्ट्स एज अ प्रिवेंशन, इट एक्ट्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि दोबारा से ना हो। लेकिन मैं पूरी सब कुछ कर सकती हूँ। मैं जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का दवाई लेते लेते वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही मैं डिप्रेशन की दवाई लेते लेते सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, उस टाइम पे अगर मुझे कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है डिप्रेशन की दवाई से तो वो मुझे डॉक्टर से जाके डिस्कस करना पड़ेगा। कितने समय तक लेना है मैंने आपको पहले बताया कि अगर फर्स्ट एपिसोड है और मेरे डिप्रेशन के सिम्टम्स पूरे तरीके से ख़त्म हो गए हैं तो चांसेस हैं डॉक्टर मुझे 6 से 9 महीना उसको चालू रखने के लिए बोलें। लेकिन अगर मेरा बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं मुझे इन द पास्ट और मेरे को डिप्रेशन में बहुत ही सिवियर डिप्रेशन हुआ है, मुझे मरने के विचार आने लग गए थे, मुझे साइकोटिक सिम्टम्स हो गए थे, तो हो सकता है कि डॉक्टर लंबे समय तक उसको हुँ। चालू रखे। तो इट वुड डिपेंड ऑन माय हिस्ट्री कि मेरी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, मेरा रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन क्या है और उसके अराउंड जो है डॉक्टर वो कंटिन्यू करेगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जब हम टेपर ऑफ करें, जब हम बंद करने की कोशिश करें, तब थोड़े बहुत सिम्टम्स वापस आने लग जाते हैं, तो हम उसको फिर से कंटिन्यू रखते हैं ज़्यादा टाइम तक। हम बोलते हैं ठीक है, लुक्स लाइक कि अभी ये राइट टाइम नहीं है ये बंद करने के लिए, तो हम चालू। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ आज जुड़े। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने डिप्रेशन से संबंधित हमने जो भी बात करी है वो उससे कुछ ना कुछ व्यूअर्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा, उनको लाभ होगा और हमारे व्यूअर्स अपने आसपास के लोगों को भी डिप्रेशन से बाहर निकालने में हेल्प कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मेंटल हेल्थ से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम मन से हेल्दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।